Yes or no? Yes. Very nice. Great. So करते हैं हम चालू. एंड व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन आवर लास्ट सेशन, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे हमारे आखिरी सेशन के अंदर? कॉस्ट के इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स. चले, कुछ ऐसे बच्चे जिनका आज पहला दिन है. अच्छा, एक बच्चा है जिनका अभी तक तो हम वैसे कुछ खास पढ़ा ही नहीं है. नहीं, एक्चुअल में नहीं पढ़ा है. मैं भी आपको रिवाइज करा दूंगा. हंस क्या रहे हो रे? इतना कुछ पढ़ा थोड़ी है अभी हमने, है ना? कुछ खास पढ़ा ही नहीं है हम लोगों ने, तो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. और देखिएगा सब लोग ध्यान से. हमने कॉस्ट जो है वो परसों स्टार्ट किया था, और परसों मैंने सिर्फ इतना सा बताया था कि कॉस्ट का मार्क्स वेटेज क्या है एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच टू solve this particular subject or to go through with this subject for next 9 or 8 months. So I've told you कि यार ये प्रैक्टिकल तो बहुत सारा है, मतलब इट इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, पर इसमें मेन पढ़ना क्या क्या है. सॉरी. तो मेन हम लोग इसमें नोट्स, मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम पे पूरा फोकस करेंगे. और उसके लिए आई विल गिव यू द नोट्स लिंक ऑफ ई नोट्स. ये मैं सब कुछ कवर कर लूंगा. मैं पास्ट एग्जाम, नोट्स और मॉड्यूल सब कुछ कवर हो जाएगा. इस सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी. अब मैंने बताया था कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो वी कैन स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉस्ट. क्या क्या चीजें एक प्रोडक्ट कॉस्ट में जुड़ती है. एक कंपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम पे हमसे क्या क्या वसूल लेती है? तो कंपनी हमसे सब कुछ ही वसूल लेती है जो प्रोडक्ट पे खर्च कर रही है, एक्सेप्ट फ्यू आइटम्स. और वो आइटम्स हम लोगों ने कल पढ़ना चालू किए थे. अगर हम उसके एक्सक्लूजन्स देखें तो यू कैन सी क्या क्या चीजें कॉस्ट में नहीं जुड़ रही है. So what are the exclusion? The very first exclusion is abnormal losses. So I told you that abnormal loss should not become part of cost, and the reason is very simple. Because abnormal loss जो होता है ना, वो हर बिजनेस में नहीं हो रहा है. मेरे यहाँ हो रहा है पर मेरे कॉम्पिटिटर के यहाँ पे नहीं हो रहा है. प्लस मान लो मैं मोनोपोली में भी हूँ और मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं भी है, तो भी मैं एबनॉर्मल कॉस्ट को कस्टमर से चार्ज नहीं करूंगा. उसका कारण क्या है? आज हो रहा है, कल नहीं होगा. So what will happen is there will be a I can say एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आप अपनी कॉस्ट को बढ़ा दोगे और वो फिर रेगुलर नहीं बढ़ेगी तो फिर कम कर दोगे. तो होगा क्या कि आप कुछ दिनों के लिए कॉस्ट को बढ़ा दोगे और फिर कम कर दोगे. तो जो कस्टमर उस बबल के अंदर खरीदेगा वो तो बोलेगा मैं तो बेवकूफ बन गया, कंपनी ने मुझे ज्यादा पैसा ले लिया और 2 दिन बाद देखा तो प्रोडक्ट की कीमत वापस क्या हो गई. ऐसा हमारे साथ होता है कई बार. मिंत्रा पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तब हम कोई चीज 1200 में खरीदते हैं, 3 दिन बाद पता पड़ता है सेल आ गई, वही चीज 800 की हो गई, 900 की हो गई. होता है. तो अच्छा नहीं लगता है. फिर हमको लगता है सर अगली बार 1200 का खरीदना है तो कुछ और खरीदो. वो नहीं खरीदूंगा क्योंकि वो कम हो जाती है प्राइसेस. तो कम से कम कुछ ऐसा खरीदे जो कम नहीं होता है. तो इसलिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए भी इट इज नॉट गुड टू चार्ज एबनॉर्मल कॉस्ट फ्रॉम आवर कस्टमर, एंड दैट्स व्हाई we always exclude abnormal cost from our product cost. That is the first exclusion. दूसरा एक्सक्लूजन है इनकम टैक्स. व्हाई इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर प्रोडक्ट कॉस्ट? रीजन इज वेरी सिंपल. इट्स ए पर्सनल कॉस्ट. आप इनकम टैक्स जो पे कर रहे हो, दैट इनकम टैक्स इज not paying for a manufacturing or sale of product. You are paying income tax because you have added a certain amount of profit in your price. सो ऑफकोर्स इनकम टैक्स आपके प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए लगा ही नहीं है, वो प्रॉफिट चार्ज करने के लिए लगा है. तो वो पर्सनल खर्चा है, कंपनी भुगतेगी, ओनर भुगतेगा. जो प्रॉफिट कमा रहा है वो जाने. टैक्स ले किससे रहे हैं? जो प्रॉफिट कमा रहा है. प्रॉफिट कौन कमा रहा है? ओनर. तो वो जाने, हमको क्या मतलब है? हम तो हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं. प्रोडक्ट बिकने पे टैक्स नहीं लग रहा ना, तो हमारी कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनेगा. अगेन कैश डिस्काउंट एक फाइनेंशियल आइटम है. जल्दी पैसा लेने के लिए आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो, इसका प्रोडक्ट के बनाने बेचने से कोई कनेक्शन नहीं है. डोनेशन वॉलंटरी डोनेशन है साहब. मेरी इच्छा हो गई, मेरे मोह माया जो है वो एकदम से भंग हो गई या जाग गया मेरे अंदर का अंतरात्मा, और मैंने कहा मैं डोनेट करूंगा, चंदा दूंगा. चंदा कस्टमर से वसूलूंगा क्या? कस्टमर बोलेगा कि तुम्हारे नाम पे मैंने चंदा दे दिया है, दो. बोले पुण्य तो तुम खाओ और पाप हम भुगते हैं, है ना? सारा पुण्य मिल जाए तुमको और पैसा किससे ले रहे हो तुम? ये तो गलत बात है. पुण्य तभी मिलेगा जब भुगतोगे भी तुम खुद. तो इसीलिए इसका पैसा भी कौन भुगतेगा? ओनर खुद भुगतेगा. ये भी हम प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करने वाले नहीं है. प्रोविजन रिजर्व्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, वो कॉस्ट होती ही नहीं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं होता है. वो आपने जो प्रॉफिट कमाया है वही आप अलग अलग लोगों में बांट रहे होते हो, तो वो कॉस्ट है ही नहीं. जेब से पैसा गया कहाँ? नहीं जुड़ेगा. अदर इनकम, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, इसलिए हम उसको प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं करते. इंटरेस्ट कंट्रोवर्शियल है, मैंने बोला था ढिंचैक पूजा है ये. इसको
कहीं जोड़ना है, कहीं नहीं जोड़ना है, कहीं इससे दिल लगेगा, कहीं इससे नफरत हो जाएगी, है ना? तो इट्स मोर लाइक ए ढिंचैक पूजा। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हम देखेंगे रिगार्डिंग इंटरेस्ट। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जीएसटी ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हमको इसी की बात चालू करनी है, सो लिसन वेरी केयरफुली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जीएसटी इफेक्ट ऑन आर कॉस्टिंग, और ओवरऑल जीएसटी मैकेनिज्म कैसे काम करता है, अब हमको उसके बारे में बात करनी है। और बहुत अटेंटिव रहना, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, ऑल्सो फॉर जीएसटी। ओके, सो लिसन केयरफुली। हम ले रहे हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पूरी बात को समझाने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक, कोई भी एक एग्जाम्पल में ले सकता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं इंदौर में ना रेडीमेड का भी बहुत बड़ा काम है, तो अपन एक रेडीमेड फैक्ट्री के एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरी एक रेडीमेड फैक्ट्री है, ठीक है साहब। नाउ मेरी परचेज किस चीज की होती है सर? मेरी परचेज होती है कपड़े की, और मैं सेल किस चीज की करता हूँ? सेल करता हूँ शर्ट्स की। कपड़ा खरीदता हूँ और शर्ट बनाता हूँ, टी शर्ट बनाता हूँ। रेडीमेड वाले यही करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों पे 12% की रेट से जीएसटी है। जीएसटी का रेट कितना है? 12%। अलग अलग है, पर अपन एक एग्जाम्पल के लिए 12 ले लेते हैं, ईजी रहेगा हमको समझने के लिए। अब इस पर्टिकुलर मंथ में इन्होंने 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा और इसके ऊपर 12,000 रुपए का जीएसटी दिया। ओवरऑल कितने रुपए का कपड़ा आया? 1,12। जो बिल आया होगा वो कितने का आया होगा? 1,12 का। 1,12,000 में 1 लाख रुपए तो आपके कपड़े की कॉस्ट है, और 12,000 रुपए किस चीज का है? जीएसटी का है। गॉट इट? ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको समझ में आ रहा है मैं जो अभी तक लिखा है यहाँ पे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब सुनना, मैंने यही शर्ट 2 लाख रुपए में बेचा, और इस पे जीएसटी मुझे आ रहा है 24,000 रुपए। आगे मैंने बिल बनाया 2,24,000। ये भी क्लियर है? अब यहाँ पे एक कहानी समझना। कहानी ये है कि मैं अपने यहाँ पे परचेज कॉस्ट बुक करूंगा 1,12,000, और इस 1,12,000 रुपए के ऊपर और खर्चे करके और फाइनली अपना प्रॉफिट जोड़ के इस प्रोडक्ट को कितने में सेल कर रहा हूं? 2 लाख में। एक चीज नोटिस करी आप लोगों ने, ये जो 2 लाख रुपए है इसमें क्या क्या जुड़ा होगा? बताए क्या क्या जुड़ा होगा? एक तो परचेज। परचेज कितने का? 1 लाख। 1 लाख, 1,12,000 की परचेज के बाद इसमें और खर्चे आए होंगे। लेबर जुड़ा होगा, मशीन का डेप्रिसिएशन जुड़ा होगा, रेंट जुड़ा होगा, सब जुड़ा होगा। फाइनली इसको कितने में बेचा? 2 लाख। मेरे को पता है एक चीज खटक रही है, कि जो मैंने 2 लाख रुपए की सेल ली है ना, इस 2 लाख की सेल में 1,12,000 रुपए जुड़े हुए हैं, और उस 1,12,000 में 12,000 रुपए का जीएसटी जुड़ा हुआ है। और सरकार इतनी चोर है कि उस 12,000 के जीएसटी के ऊपर सरकार फिर से 5% जीएसटी लगा रही है। पहले बताओ, 2 लाख में 12,000 का जीएसटी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? मैंने बोला कॉस्ट हमेशा प्राइस में जुड़ती है, प्राइस प्लस प्रॉफिट से कॉस्ट, प्राइस प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से प्राइस बनती है। तो आप मुझे बताओ, 12,000 रुपए जो जीएसटी आप सरकार को दे चुके हो, वो हमारी सेल प्राइस में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये जो 2 लाख रुपए की सेल प्राइस में 12,000 का जीएसटी जुड़ा है, हाँ। अब इस 12,000 के जीएसटी पे 2 लाख रुपए के ऊपर आपने जब 5% 12% जीएसटी वापस लगा दिया, बताओ 12,000 पे वापस 12% जीएसटी लग गया कि नहीं लग गया? मतलब क्या हो गया? टैक्स पे डबल टैक्सेशन, एक ही चीज के ऊपर 2 बार टैक्स। और एक और चीज सर, 1 लाख भी जुड़ा है। 1,12,000 में 12,000 तो जीएसटी का जुड़ा ही जुड़ा है। 1 लाख भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? वो 1 लाख पे आप एक बार 12% जीएसटी ले चुके हो कि नहीं ले चुके हो? अब उसी कपड़े को मैंने शर्ट बनाया तो पूरी वैल्यू पे आपने वापस जीएसटी लगा दिया, तो कपड़े पे जीएसटी डबल बार लग गया। एक बार यहाँ पे भी लग गया और एक बार। तो आप तो फिर बहुत बड़े चोर हो जो अगर आप ये बोलते हो कि हमारे ऊपर 12% रेट ऑफ जीएसटी है। 12 का है तो 24 हो गया। 12 कपड़े पे लग गया और 12 शर्ट पे लग गया, तो कपड़े पे तो डबल बार 12 12 लग गया ना।
अब ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे डबल डबल टैक्स लगाते रहोगे तो जो गुड्स का रेट है उसका कितना गुना टैक्स पे कर चुके हो आप बोला हमने शर्ट पे सिर्फ 12% जीएसटी लगाया है। अब कपड़े पे 12 भी लगा दिया और शर्ट पे 12 भी लगा दिया, तो देखा जाए तो कपड़े पे तो 24 हो गया ना। तो तुमने 12 का रेट है, फिर 24 बोलो ना, गलत रेट है। तो कितना लगा दोगे ऐसे तो जीएसटी? और इसीलिए सरकार ने बोला नहीं, हम इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं? दो चीजें। एक तो टैक्स पे भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, और जिस अमाउंट पे टैक्स लग चुका है उसके ऊपर डबल बार वापस टैक्स पे करना ना पड़े। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये जो हो रहा है ना, इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। और इसका एक टेक्निकल वर्ड और है, कभी आपने 11th-12th में उसका नाम सुना होगा, कास्केडिंग। कास्केडिंग इफेक्ट। अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो ऑफ कोर्स जीएसटी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। कास्केडिंग ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप एक ही चीज के ऊपर दो दो बार टैक्स लगा दोगे 12-12, और लोगों को ऐसा भ्रम रहेगा कि इसके ऊपर तो 12% ही टैक्स जुड़ा है, जबकि सरकार को तुम 24 रुपए ऑलरेडी दे चुके हो। तो 12 कहाँ हुआ, 24 हो गया। तो गलत है, होना नहीं चाहिए। जब 12 बोला है तो 12 ही मिलना चाहिए। और इसीलिए सरकार एक अलग कॉन्सेप्ट लाती है, और हम इस एग्जाम्पल को उसी कॉन्सेप्ट में फिट करते हैं। क्या होगा सुनना। पहली बात तो मैं चाहता हूं कि 12,000 का जो जीएसटी लगा है उस पर वापस टैक्स ना लगे, इसलिए मैं 1 लाख को ही मेरी कॉस्ट मानूं। 1,12,000 को नहीं, मैं कितने को कॉस्ट मानूंगा मेरी, और 12,000 रुपए का मैं ले लूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। सरकार मुझे बोलेगी कि एक काम करो, कस्टमर से 1,12,000 मत लो, कस्टमर से 1 लाख ही लो। तो आप बोलोगे अरे 12,000 रुपए जो मैंने दिए हैं आपको, वो मैं किससे लूंगा? अभी तो उसको 12,000 साइड में रख, मेरे से हिसाब करे तब कम कर लेना। मतलब ये 12,000 जो मैंने सरकार को दिए ना, मैं वो पैसा सरकार से ही लूंगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। व्हाट्स योर नेम सर? आदित्य। व्हाट्स योर नेम? रौनक। आदित्य के पास रौनक आया रात को 11:30 बजे और बोलता है भाई भाई यार वो है ना, मेरी वाली का है ना इंटरनेट खत्म हो गया है। आदित्य यार वो पेटीएम चला तेरे पास है ना, मेरे पास पेटीएम नहीं है, मेरे पास वो बैलेंस वैलेंस नहीं है। तू एक काम कर, मैं तेरे को कल पैसे दे दूंगा, तू अभी उसका रिचार्ज करा दे रहा, हमारा वीडियो कॉल रुक गया यार, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही थी। ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि साहब रात को 11:30 बजे आदित्य पहुंचा, रौनक पहुंचा आदित्य के पास, और आदित्य को बोलता है कि मेरे को पेटीएम पे रिचार्ज करा दे। आदित्य बोला मेरे को 5 मिनट दे। अब आदित्य भी शाना, आदित्य गया पहले इंटरनेट पे और पहले देखा कि पेटीएम पे कौन से वाउचर में इसको कैशबैक आ जाएगा। तो इसने क्या किया, 200 रुपए का रिचार्ज कराना था, इसने एक 20% का कैशबैक वाला वाउचर निकाल लिया और रिचार्ज करा दिया 200 रुपए का। ठीक है। अब अगले दिन रौनक ने बोला कि यार कल तूने वो रिचार्ज कराया था, उसके पैसे देता हूँ, कितने दूं? तो आदित्य ने बोला यार 200 रुपए दे दे। अब किसी न किसी से रौनक को कहीं से पता पड़ गया था कि भाई इसको 40 रुपए कैशबैक मिला है। अब मुझे बताओ आदित्य की एक्चुअल कॉस्ट उस रिचार्ज की क्या रही, 200 या 160? क्यों, आदित्य ने दिए तो 200, दिए तो 200, पर 40 रुपए का वापस क्या आ गया उसको, जो वो कहीं और यूज, it is more like equivalent to cash. I can use it for multiple purposes, but the point is from my pocket 200 is the cash flow, but out of that I am again getting the cashback of 40 rupees, so my net out of pocket cost or my cash flow is not 200, it is 1. So यही चीज सरकार भी बोलती है, तेरी जेब से 1,12,000 जा रहे हैं, हाँ, पर 12,000 रुपए हम तेरे को रिबेट देने को तैयार है, 12,000 तेरे को कैशबैक देने को तैयार है। काय के लिए तैयार है 12,000 रुपए का? मतलब 1,12,000 दिए लेकिन 12,000 का कैशबैक आ गया, तो बताओ जेब से 1,12,000 गए कि 1 लाख ही गए? तो आप कॉस्ट कितनी मानोगे, जो अमाउंट एक्चुअल में स्पेंड हुआ, 1,12 की 1 लाख? तो कॉस्ट मानेंगे हम 1 लाख को, और 12,000 को कैशबैक की तरह हमारे यहाँ पड़े रहने देंगे। अब मैं बोलूंगा मेरे पास रिबेट पड़ी है 12,000 की, मेरे पास क्रेडिट पड़ा है 12,000 का। ठीक। अब सरकार पहली बात तो ये करते ही मेरी सेल प्राइस डाउन हो गई कि नहीं हो गई? मेरी सेल प्राइस अभी भी 2 लाख रही, कम हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अगर 12,000 रुपए से कॉस्ट कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल प्राइस ही 12,000 से, चलो अपन मान लेते हैं कि सेल प्राइस 1,90,000 ही रह गई।
2 लाख से हमने 10-11 हज़ार रुपये प्राइस कम कर दी। सेल प्राइस कितनी होगी? 190। अब इसके ऊपर देखो एक चीज है, अब बताओ 190 में 12,000 रुपए जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हैं, तो पहला प्रॉब्लम तो खत्म हो गया टैक्स पे। अब टैक्स, क्योंकि हमने कॉस्ट कितने को माना? 1/12 को कि 1 लाख को? तो अल्टीमेटली जब टैक्स 1 लाख को माना तो कॉस्ट 1 लाख को माना, तो प्राइस में जुड़ा भी 1 लाख ही है। मतलब पहली बात 12,000 रुपए का टैक्स प्राइस में जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब एक चीज है, टैक्स पे टैक्स लगने वाला तो नहीं है। बहुत बढ़िया, अपन देते हैं इसके ऊपर जीएसटी 12%। 1,90,000 का 12% कैलकुलेट करके बताइए मेरे को। 22,000, 22,800, और ये हो जाएगा 2,12,800। अब सुनो, ये बिल मैंने कस्टमर को बना के दिया। कस्टमर से कितने रुपए का जीएसटी वसूला? सरकार को देने के लिए कस्टमर से कितने रुपए का जीएसटी वसूला? 22,800 का। अब 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। अब सुनना, सरकार बोली कि अच्छा तूने कस्टमर से मेरे नाम पे कितने पैसे लिए? सर 22,800 लिए। सरकार बोले कि निकाल। सरकार बोली कि 22,800 निकाल, तूने लिए ना? लिए लिए, निकाल। बोलते 1 मिनट सर, 22,800 आप मेरे से अभी ले लोगे, तो आपने तो मुझे मना किया था कि 12,000 रुपये कस्टमर से मत लेना, मैं दूंगा। बताओ, जो 12,000 का जीएसटी मैं आपको दे चुका हूं, वो मैंने कस्टमर से लिया कि मैंने नहीं लिया? क्योंकि आपने मना किया था मत लेना, मैं दूंगा। तो अब मुझे बताओ, सरकार को मैं 22,800 दूंगा कि 12,000 जो मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं वो काट के दूंगा? मैं, सरकार ने बोला कि उनसे मत लेना। अरे कोई आदमी बोल दे कि यार आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आए और आपके एक परिचित का फोन आ जाए कि पैसे मत लेना, तो आप उससे नहीं लोगे, तो आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? कौन देगा? जिसने फोन करके बोला है पैसे मत देना, वही देगा ना। मेरा थोड़ी जमा ही बैठा है जो उसके पैसे मैं नहीं दूंगा। ऑफकोर्स वो मुझे पैसे ला के देगा। सरकार ने जब बोला कि कस्टमर से 12,000 मत लेना, मतलब इसका मतलब वो 12,000 रुपये कौन देगा? सरकार देगी। तो अब सरकार मुझे 12,000 रुपये देगी और सरकार मुझसे 22,800 मांग रही है। इसका मतलब नेट नेट सरकार को मैं कितने पैसे और पे करूंगा? मैं सरकार को बोलूंगा कि सरकार सरकार सरकार, तुमने जो हमको 12,000 रुपये का रिबेट दे रखा है वो हम हमारे पास रख रहे हैं। जो हमको तुमसे 12,000 रुपये लेने आ रहे थे वो अब हम काट के तुम्हें पैसे देंगे। मतलब सरकार की जेब में नहीं जाएंगे 22,000, सरकार की जेब में कितने जाएंगे? 10,800 ही जाएंगे। तो सर, इससे डबल टैक्सेशन तो अवॉइड हो गया, पर फिर भी 1 लाख के ऊपर तो 2 बार जीएसटी लग गया ना। 1 लाख के ऊपर 2 बार जीएसटी लग गया ना। एक बार यहां लग गया और एक बार यहां लग गया। 1 मिनट, 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 मैं अब इसको प्रूफ दिखाता हूँ। ये बड़ा सा मुंह बनाता हूं मैं। ये बड़ा सा मुंह किसका है? सरकार का। बड़े मुंह वाली कौन होती है? कितना भी खिला दो पिला दो पेट नहीं भरता। ठीक है साहब। अब गवर्नमेंट ने यहां पे 12,000 का जीएसटी हमसे ले लिया था। पहली सेल जब हुई थी, जब हमने किससे कपड़ा खरीदा होगा, तब सरकार की जेब में कितने रुपए का जीएसटी मिल चुका था? 12,000 का। और यहाँ सरकार ने हमसे 10,800 का जीएसटी और ले लिया। बताओ सरकार की जेब में टोटल जीएसटी कितना पहुंचा? अब एक काम करो, 22,800 डिवाइड बाई 1,90,000 करो, क्योंकि हमारे शर्ट की प्राइस फाइनली 1,90,000 थी। 12%, 12%, 0.12 मतलब 12% ही हुआ ना। 0.12 इंटू 100 कर लो ना, कितना हो जाएगा? 12%। इसका मतलब एक चीज है कि सरकार ने ओवरऑल इस आइटम के ऊपर जीएसटी 12% ही वसूला है। मतलब जो आइटम 1,90,000 का हुआ, उसके ऊपर ओवरऑल सरकार की जेब में टैक्स गया कितना है? 12% ही गया है। मतलब डबल टैक्सेशन कहीं भी नहीं हुआ है। क्योंकि पता है आपको रीजन क्या है? हमने वो 22,800 में से 12,000 रुपए इसीलिए काट लिए थे क्योंकि हमने बोला था कि इसके ऊपर टैक्स हम ऑलरेडी दे चुके हो। तो फिर देखो, एक चीज के ऊपर 2 बार टैक्स लगा भी नहीं ना। हमने कैलकुलेट 22,800 किया, लेकिन हमने उसमें से 12,000 तो इस बात के काट लिए ना कि हमने 1 लाख रुपए के ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स। तो 1 लाख रुपए के ऊपर डबल टैक्स कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। 1 लाख पे जो 12,000 दे दिए थे वही काट के तो मैंने सरकार को टैक्स भरा है। तो बताओ डबल टैक्स हुआ कि ओवरऑल 1,90,000 में 12% ही लगा? पता है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स मैकेनिज्म, वैट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? जो बंदा जितने
जितनी वैल्यू ऐड करेगा वो उतने पे ही टैक्स सरकार को देगा। मेरे को बताओ, जब ये कपड़ा बना था तब कितनी वैल्यू ऐड हो गई थी? कितनी वैल्यू ऐड हो गई थी? गुड्स की वैल्यू कितनी ऐड हो गई थी? 1 लाख। तो कपड़ा बनते ही हमने कितने रुपए का जीएसटी भर दिया? 12,000 का। मेरे तक आते आते मैंने कितनी गुड्स में वैल्यू ऐड करी? 1 लाख की चीज को कितने में बेचा? मैंने कितनी वैल्यू ऐड करी? 90,000 का 12% निकालो, 10,800 ही आएगा। 90,000 का 12% निकालो, 10,800 ही आएगा। आ रहा है? मतलब एक्चुअली जो बंदा जितनी जितनी गुड्स में वैल्यू ऐड करते जा रहा है, बट गवर्नमेंट की जेब में ही टैक्स उतना ही जा रहा है। और अगर वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लग रहा है, इसका मतलब डबल टैक्सेशन हो ही नहीं सकता। नहीं समझे? डबल टैक्स तब होता है जब एक ही चीज के ऊपर 2 बार टैक्स लगता है। अब मैं बोल रहा हूं मैंने 10 रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो सरकार मुझसे 10 पे ही टैक्स लगाएगी। अगले ने 5 और जोड़े, तो सरकार उस पर 5 पे ही टैक्स लगाएगी। पता अगला क्या बोलेगा? 10 पे टैक्स, 15 मेरे पे लगा रहे हो, 15 में से 10 ऑलरेडी में, तो कितने पे और दूंगा? 5 पे। मतलब एक चीज समझ में आती है कि सरकार जितना भी पुराना टैक्स है ना, सबका कैशबैक देती है, ताकि अब जब पे करना है तो हम उस कैशबैक का यूज कर सके, ताकि हमारे ऊपर डबल टैक्स ना लगे। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? इस कैशबैक को हम जीएसटी में बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। इसका मतलब आईटीसी मिलने से आपको एक बहुत बड़ा फायदा है। आपका दिया हुआ टैक्स आपकी जेब में वापस आ गया। अब मैं आपको एक मजेदार चीज नोटिस कर रहा हूं, एक बहुत ही शानदार चीज है जो आपने रियलाइज नहीं करी। बताओ, ये जो सेलर था, इस सेलर का नाम रख लेते हैं अपन एक्स। बताओ एक्स ने जीएसटी कितना भरा अपनी जेब से? कितना जीएसटी भरा अपनी जेब से? एक्स ने अपनी जीएसटी, अपनी जेब से जीएसटी कितना भरा? कितना भरा? 0 भरा। अब मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ, सुनना 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 सुनना, सब लोग सुनना। अब आपको सबको फोकस करना है सिर्फ मेरी पॉकेट्स पे। बहुत मजा आने वाला है, लेकिन सबको फोकस करना है। पूरा जीएसटी के तार तार खोल दूंगा मैं भी, लेकिन आपको सिर्फ मेरी पॉकेट्स पे फोकस करना है, ठीक है? ये जो जेब है ना, ये मैंने खरीद की जेब मान लेता हूँ और ये सेल की जेब मान लेता हूँ। पहले देख लेना अच्छे से पॉकेट। ये वाली पॉकेट जो है, मेरा मेरा राइट हैंड वाला जो पॉकेट है, ये परचेज का है, और मेरा लेफ्ट वाला जो पॉकेट है वो सेल्स का है। ठीक? मैंने परचेज करते समय 12,000 रुपए की जीएसटी भरी। कितनी भरी? 12,000। पहले बताओ ये वाली पॉकेट में क्या हो गया? प्लस 12,000 या माइनस 12,000? माइनस 12,000। मैंने बेचा, बेचा तो कस्टमर से 22,800, 22,800 का टैक्स लिया। मेरी पॉकेट में कितने आ गए? प्लस 22,800। इस जेब में कितने माइनस में चल रहे हैं? 12,000। और इस जेब में कितने प्लस में चल रहे हैं? अब मैंने, पता है, मैंने चुपके से वो 12,000 रुपए इधर से निकाले और इस जेब में डाल लिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुनना मैंने क्या किया। 22,800 थे, 22,800, उसमें से चुपके से 12,000 रुपए निकाले और इस जेब में डाल लिए। अब बताओ मेरी कौन सी जेब में कितने? इधर जेब में कितने? इधर जेब में कितने? 0। और इस जेब में कितने? 10,800 रखे। अब गवर्नमेंट मेरे पास है और बोलती टैक्स दे, तो मैंने 10,800 रुपए निकाल के सरकार को दे दिए। 10,800 निकाल के, अब बताओ मेरी जेब में कितने बचे? 0 0 0 0। बताओ हाँ या ना? मतलब एक मजेदार चीज है, मैंने जो 12,000 रुपए का जीएसटी खरीद पे भरा था, वो बेचने के वसूले गए जीएसटी से मैंने वापस ले लिया अपनी जेब में। नहीं समझे? मतलब जो मैंने रिबेट ले ली थी ना, वो सेल होते ही कैश में कन्वर्ट हो गई मेरे पास। जो 12,000 गए थे, वो 12,000 जैसे ही माल बिकेगा और उसका टैक्स आएगा, मैं इस जेब से निकाल के अपनी इस जेब में रख दूंगा। मतलब अल्टीमेटली इस जेब से 12,000 गए थे, लेकिन 12,000 वापस आ गए। मतलब अल्टीमेटली मेरी जेब से एक भी रुपया नहीं लगा, और जो टैक्स एक्स्ट्रा ले रखा था वो मैंने सरकार को दे दिया। इसका मतलब एक चीज है कि अगर मुझे खरीद पे रिबेट मिल रही है,
मतलब जो 12,000 यहाँ से गए हैं वो 12,000 रुपए आ भी जाएंगे। इसका मतलब खरीद पे दिया गया टैक्स एक व्यापारी को वापस मिल जाता। पहले बताना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको करेक्ट करते हैं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कहीं में। खरीद पे दिया गया टैक्स एक व्यापारी को वापस मिल जाता है। मतलब उसकी जेब से कोई टैक्स, और इसीलिए अगर परचेज पे जीएसटी की रिबेट मिल रही है, खरीद पे दिया गया जीएसटी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारी जेब से अल्टीमेटली गया ही नहीं। गया थोड़े दिन के लिए, लेकिन जैसे वो माल बिका, वो गया हुआ जीएसटी आपके पास वापस आ गया। और जैसे ही वो जीएसटी मेरे पास वापस आ गया, वो मेरे लिए कॉस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो मुझे गया था लेकिन वापस आ गया। लेट्स टेक ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फॉर दिस। अभी क्या है, मेरा जो एक बड़ा आईपैड था वो खराब हो गया। अभी मैं एक टेम्परेरी छोटा वाला आईपैड चला रहा हूँ, मतलब इससे एक बड़ा और आता है 13 इंच वाला, हम लोग जनरली वो यूज़ करते हैं। अब वो मैंने ऑर्डर करके रखा हुआ है, वो आएगा 5-7 दिन लगेंगे, अभी एप्पल स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं था। अब वो जीएसटी वो पड़ रहा है आईपैड अप्रोक्सीमेटली 1,15,000 का, वो बड़ा वाला है, थोड़ा 13 इंच वाला आईपैड है, 1,15,000 का आईपैड है। उसमें पता है मुझे, कैलकुलेटर पे मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो करो, 1,15,000 डिवाइडेड बाय 118, 118, हाँ डिवाइड करिए 118 से उसको, और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, 97,000 है ना। जो आई 97,500, ओके। जो आईपैड 1,15,000 रुपए का है, मेरे को वो आईपैड 97,500 का ही पड़ेगा, क्योंकि 97,500 के ऊपर जो 1,15,000 है, ये 17-18 हजार रुपए जीएसटी के हैं। और मैं उस पूरे आईपैड पे जो जीएसटी पे कर रहा हूँ उसकी रिबेट ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे बिजनेस यूज का है। मैं जो आईपैड के ऊपर जीएसटी पे कर रहा हूँ मैं उसकी क्या ले सकता हूँ, रिबेट, क्योंकि मेरे, पर सर वो आपको आपको देने तो एप्पल स्टोर पे 1,15,000 पड़ेंगे, हाँ, लेकिन जब आपकी फीस मेरे अकाउंट में आएगी, आपकी फीस पे भी तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे आपकी फीस पे, अगर हम मान लीजिए आपसे फॉर एग्जाम्पल 50,000 फीस लेते हैं, 60,000 फीस लेते हैं, तो उस फीस में 20,000 रुपए जीएसटी है। मतलब हमारे अकाउंट में तो नेट नेट 45 ही आएगा, 15-16 हजार रुपए तो कौन ले लेगा, सरकार आपसे। अब जब वो जीएसटी हमको भरना रहेगा, तब मैं आईपैड पे भरे हुए जीएसटी को उससे यूज कर सकता हूँ। मतलब आपसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे 60,000 रुपए का जीएसटी वसूलता हूँ फीस के साथ, आप मेरे पे कितने का जीएसटी लग रहा है, आपसे 60,000, मैंने आपने फीस में कितने रुपए जीएसटी इंक्लूड करके दिया, 60,000। अगर मैं आपसे 60,000 का जीएसटी वसूलता हूँ, तो जो आपको 15,000 रुपए का आईपैड का क्रेडिट है ना, वो मैं अपने पास रख लूंगा और गवर्नमेंट को 45 ही दूंगा। तो मतलब देखा जाए तो मैंने आईपैड पे जो टैक्स दिया था वो अल्टीमेटली आपकी फीस के टैक्स के साथ मुझे वापस आ गया। तो अब मेरे लिए आईपैड की कॉस्ट 1,15,000 पड़ेगी या 97,500 पड़ेगा। यही तो ऑनलाइन वेबसाइट पे लिखा रहता है कई बार, जीएसटी बेनिफिट ले लो, जीएसटी वाला इनवॉइस देंगे। अगर आप अमेजोन पे बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं ना, तो वो आपको प्राइसेस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिखाता है, इंक्लूसिव नहीं दिखाता है। वो बोलता है आप बिना जीएसटी के इतने का पड़ेगा, क्योंकि आपको तो इतने का ही पड़ेगा ना। अब मैं अगर अमेजोन पे जाके आईपैड सर्च करूंगा, तो मेरे को 1,15,000 का आईपैड की वैल्यू 97,500 ही दिखाएगा, 1,15,000 नहीं दिखाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है मेरे लिए कॉस्ट कितनी है, 97,500, वो बाकी अमाउंट मुझे जीएसटी रिबेट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं और अगर आपको उसकी रिबेट मिल रही है, उसकी आईटीसी मिल रही है, तो आपको वो पैसा अल्टीमेटली आपकी जेब से गया ही नहीं, गया हुआ पैसा आपकी जेब में वापस आ जाएगा। तो आपको उसे कॉस्ट मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, आप लोग, आज आप लोग एक आईपैड खरीदोगे, तो आपको आईपैड 97,500 का पड़ेगा कि 1,15,000 का पड़ेगा। अब हम लोगों को ये बहुत बड़ा फायदा होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का। ऑफ कोर्स हमें टैक्स भी देना पड़ता है, कौन सा वो पैसा कैश में आ रहा है अल्टीमेटली मुझे उसको टैक्स के फॉर्म में ही पे करना पड़ेगा। पर हम लोगों को आईफोन, आईपैड, कैमरा सिस्टम जो भी हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं ना,
ये सब जीएसटी वापस आ जाता है हम लोग। इतना फ़ायदा होता है। हम आईफोन खरीदते हैं, अब आईफोन 15 अगर आज 67,000 रुपीज़ का मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो हमें 53 का ही पड़ेगा। हमें 13,000 रुपये की सीधे जीएसटी रिबेट मिल जाती है उसके ऊपर। पर हमें उसे बिजनेस यूज में दिखाना पड़ता है कि वी आर यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस। अब आईपैड तो वी आर एक्सक्लूसिवली यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, हमारा तो काम ही है। तो हमें उस आईपैड की इजीली रिबेट मिल जाती है और उतना टैक्स हमारा अपने आप कट जाता है, तो उतना पैसा हमें वापस मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर अपनी आईपैड की परचेज कॉस्ट निकालूं, तो इट इज नॉट 1,15,000, इट विल बी 97,500। इससे यहाँ पे हमारा जो पॉइंट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि अगर आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है, उसके जीएसटी का क्या करें। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, कॉस्ट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। पर एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? रिबेट मिलनी चाहिए, रिबेट मिलनी चाहिए। आप लोग खरीदोगे तो कॉस्ट में, अगर आपको मैं बोलूं आईपैड खरीदो, तो आपको आईपैड में जीएसटी की रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आपको तो पूरा का पूरा जो पैसा दोगे वो कॉस्ट मानना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो कॉस्ट मानने की जरूरत। इसका मतलब कोई भी रॉ मटेरियल पे दिए गए जीएसटी की अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही, रिबेट उसी को बोलते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही है, तो वो चीज कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पे लाइन लिख लेते हैं, जीएसटी ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इफ आईटीसी इज अलाउड। और नीचे लिखे रहा, इफ आईटीसी इज नॉट अलाउड, then GST will be included in cost. यस तनु, बिल्कुल सही बोला तनु ने। सर इसका मतलब परचेज पे टैक्स ही नहीं लगा। यस, परचेज पे टैक्स ही नहीं लगा, बिल्कुल सही बात है, परचेज पे टैक्स ही नहीं लगा, इसका मतलब यही हुआ ना। मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ, अमेजोन पे मेरा बिजनेस अकाउंट है। एक बार आपको दिखाना चाह रहा था कि अमेजोन पे कैसे दिखता है, पर मुझे एक बार देखने दो कि पहली बात वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। यस, मैं आपको शो करता हूँ। आई विल शो कि मेरे बिजनेस अकाउंट में अमेजोन पे कैसे दिखता है। आई एम शोइंग माई, मेरे मोबाइल का स्क्रीन में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये देखिए, नाउ यू कैन सी, आई डोंट नो मैं इसको जूम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर आप देख सकते होंगे कि मुझे 32,000 का एप्पल का कोई 10.9 इंच का एक आईपैड मिल रहा है। पर आप देखोगे मेरे को जो हाईलाइट प्राइस दिख रही है, कौन सी दिख रही है? एक्सक्लूसिव जीएसटी। और नीचे लिखा हुआ है 38,900 इंक्लूसिव जीएसटी। आप अपने अमेजोन पे जाके ये स्क्रीन देखोगे ना, तो आपको एक्सक्लूसिव जीएसटी प्राइस ही नहीं दिखेगी, आपको सीधे दिखेगा 38,900 एमआरपी। मुझे देने भी 38,900 है, पर अल्टीमेटली जो 6,000 रुपये में टैक्स पे कर रहा हूँ ना, वो मुझे वापस जेब में मिल जाएगा। तो मेरे को कॉस्ट दिखा रहा है कि मेरी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। आप किसी भी अमेजोन के इस पे जाके मेरे देख सकते हैं, जैसे आईपैड 11 इंच का एक कोई है, 66,000 का दिखा रहा है, पर आप देखोगे उसकी एक्चुअल एमआरपी 66 नहीं है, 78,900 है। तो वो मुझे पड़ेगा 78,900 का, पर उसमें बाकी जीएसटी का अमाउंट है 11,000 रुपये का। तो 11,000 रुपये की क्या मिल जाएगी मेरे को उसके ऊपर? रिबेट। तो वो दिखा रहा है कि आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी। पर आज मैं बाय नाउ करने जाऊंगा ना, तो पैसा मेरे से 78,900 लेंगे वो, क्योंकि वो तो टैक्स ले लेंगे ना मुझसे। अब मैं जब आपसे टैक्स लूंगा, तब मुझे वो पैसा वापस आ जाएगा मेरी जेब, वो मेरे को कैशबैक सिस्टम में मिलेगा, और मेरे पास वो रिबेट पड़ी रहेगी। अब जब मुझे आपका टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, तब वो पैसा काट के मैं अपनी जेब में रख लूंगा। वो जब 22,800 मेरी इस वाली जेब में आएगा,
तब मैं वो 12,000 उधर से उठा के इधर वापस 12,000 रुपये रख लूंगा और बाकी अमाउंट सरकार को पे कर दूंगा। तो अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट में जाके पे करने जाता हूँ, तो कार्ट में बहुत सारे आइटम जुड़े होंगे, लेकिन उसको पे करने जाऊंगा तो 7900 का दिखेगा, अभी तो बहुत सारे और भी आइटम जुड़े होंगे। लेकिन मान लेते हैं इस आइटम को अब मैं देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 66,864 का है, पर आगे जाके आ रहा है 78,900 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मैं बाकी सारे आइटम हटा देता हूँ कार्ड में से, ये ना। अब देखो ऊपर सब टोटल कितना आ रहा है, 78,900, जबकि यहाँ कितना दिखा रहा है, एक ही आइटम है कार्ट में, एक ही आइटम है कार्ट में, लेकिन ऊपर दिखा रहा है 78,900, नीचे दिखा रहा है 66,864। मतलब आज मुझे पैसा कितना देना पड़ेगा, उसमें से 11,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे जीएसटी रिबेट के फॉर्म में दे देंगे, और वो जीएसटी रिबेट मुझे बाद में जाके आपके जीएसटी सेट ऑफ करने को मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स, और यही प्रिंसिपल हम भी कॉस्टिंग में फॉलो करेंगे। अगर आज मैं आईपैड खरीदता हूँ और मुझे 11,000 रुपये की रिबेट मिलती है, तो बताओ मैं परचेज कॉस्ट 79,800 मानूं कि 66,864 मानूं? 66,864 मानेंगे। गॉट माई पॉइंट? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताना इस पे कितना कॉस्ट आएगा और कितना जीएसटी सरकार को आपको पे करना रहेगा कैश में। वो पूरा का पूरा एक एग्जांपल में बना के देता हूँ। यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मच जीएसटी यू नीड टू पे इन कैश। उसका पूरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ और फिर आप देना, ताकि अपने को जीएसटी का मैकेनिज्म समझ में आ जाए। जी सर। जीएसटी नंबर ही नहीं है आपके पास ऐसा? जैसे आपने एग्जांपल लिया, मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ, मैंने जीएसटी नंबर है मेरे पास, तो मैं जीएसटी जब भी पे, कभी तो पे करूंगा ना। हाँ हाँ हाँ। अभी नहीं मिल रहा है तो एक साल में भी नहीं मिलेगा। मैं इस बैलेंस को कैरी करता रहूंगा। मतलब मान लीजिए मैंने 12,000 रुपए की क्लेम कर ली, अब इस महीने में आप लोगों की फीस पे 4,000 रुपए जीएसटी बना, तो मैं 12,000 में से 4 अभी दे दूंगा। फिर अगले महीने 3 और बना, तब भी वो 12,000 यूज कर लूंगा। जब तक वो 12,000 की जीएसटी सेट ऑफ नहीं हो जाती, तब तक मैं कैश में सरकार को कुछ दूंगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली मेरा बैलेंस, अरे यार पेटीएम के वॉलेट बैलेंस जैसा है। आपके पास किसी रिचार्ज का कैशबैक आ गया 1,000 रुपए का, अब आपके पेटीएम में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 1,000। अब मैंने 400 का ही रिचार्ज कराया, तो वॉलेट बैलेंस से होगा कि बैंक से पैसा कटेगा? वॉलेट बैलेंस से। फिर 200 का और कराया तो भी वॉलेट से। जब तक वो 1,000 रुपए खत्म नहीं हो जाते, तब तक मैं किसका यूज करता रहूंगा रिचार्ज कराने के लिए? वॉलेट बैलेंस का। वैसे ही जीएसटी की रिबेट का भी एक वॉलेट चलता है, उस वॉलेट में जितना पैसा पड़ा रहेगा उतना टैक्स आपको कैश में नहीं भरना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वॉलेट आज नहीं तो कल पूरा का पूरा यूज हो ही जाएगा, भले 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, साल भर में हो। जी सर। हाँ। लैपटॉप खरीदा, चलो लैपटॉप खरीद लिया, हाँ। हाँ आप देखो ऐसा होता है, ये हो गया। अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि लोग बिजनेस के नाम पे चीजें खरीद के घर में यूज कर लेते हैं और उसकी क्रेडिट भी ले लेते हैं। अब वो होता कितना छोटा है कि डिपार्टमेंट भी परवाह नहीं करता है कि ठीक है यार जान दो यार, इतना दिमाग का लगाएंगे, हम करोड़ों के मैटर देखें कि 10-20 हज़ार के मैटर देखें। पहली बात, क्या ये लीगली सही है? गलत है। अगर हम लॉ के एंगल से देखें तो जीएसटी कानून बोलता है कि इट शुड बी पुट टू यूज इन बिजनेस। इफ यू आर पर्सनली यूजिंग इट, यू आर नॉट अलाउड टू क्लेम एनी आईटीसी। चेक कौन करने आ रहा है? पहली बात, उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो आपकी दुकान पे आके चेक करेंगे कि आपकी दुकान पे आईपैड पड़ा है कि घर पे पड़ा है? उसके बाद कौन बहस करेगा, सर मैं रात को अकाउंट्स बनाने थे, घर ले गया लैपटॉप, अकाउंट्स का काम कर रहा था रात को, अकाउंट्स दुकान के अकाउंट तो टैली पे कर रहा था, रात को सोते सोते नींद आ गई, घर पे रह गया लैपटॉप, भूल गया। अब आप क्या आर्ग्यूमेंट करोगे कि नहीं भैया वहां कैसे रखा है? क्यों भैया रख नहीं सकता क्या घर में ले जाके? मैं, मेरे को लगता है दुकान पे चोरी हो जाएगा, लैपटॉप तो घर पे रख दिया, जब बिजनेस में काम आता है तब चलाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि डिपार्टमेंट आप पे ही आंखें और नजरें गड़ा के रखा हुआ है। लेकिन एक केस था, एक आइसक्रीम की दुकान वाले को किसी ने ये फंडा समझा दिया। अब उस गधे को आधा नॉलेज, उसने 18 आईफोन खरीदे हैं एक साल के अंदर। कितने? वो क्या करता था मैं बताता हूँ। आइसक्रीम की दुकान पे जीएसटी लगता था उसको, तो उसको किसी ने समझा दिया कि तेरा जीएसटी कम हो जाएगा जितने आईफोन तू खरीद के यूज दिखाएगा, खरीदी। वो क्या करता था, 67,000 में फोन खरीदता था, ओएलएक्स पे 60,000 में डाल देता था अगले ही दिन।
बॉक्स पैक मोबाइल विथ बिल 60,000। अब आप लोग हो, आप ऑनलाइन जाके चेक कर रहे हो तो 67 का मिल रहा है, यहाँ पे OLX पे बॉक्स पैक विद 1 ईयर वारंटी विद प्रॉपर बिल 60 का मिल रहा है, तो आप तो उसी से खरीद लोगे ना। तो उसने क्या किया, फोन खरीदा 67 का, 60,000 में बेच दिया। अब एक्चुअल में उस पर उसको हर फोन पे 12-12 हज़ार की GST मिल रही थी। तो देखा जाए 67 माइनस 12,000 कर लो तो कितने का पड़ रहा है फोन, 55। और बेच कितने में रहा है, 60। हर फोन पे कितने रुपए कमा रहा है भाई साहब, 5,000 रुपए। तो 12,000 की GST ली और आपको 5,000 रुपए 7,000 कम में बेच दिया, तो भी नेट नेट उसके पास 5,000 बच गए कि नहीं बच गए। ऐसे उसने साल भर में 18 फोन खरीदे और बेचे। तो 18 × 5 कर ले तो 90,000 रुपए उसने ऐसे ही कमा लिए। अब डिपार्टमेंट ने बोला एक आइसक्रीम की दुकान वाला 18 आईफोन काय के लिए खरीद के बैठा है। डिपार्टमेंट पहुंच गया और डिपार्टमेंट ने बोला कि तू प्रूव करके बिजनेस यूज है, और दिखा कहाँ है, पहले तो दिखा कहाँ है, खरीदे ना बिजनेस के लिए, दिखा कहाँ है। और अगर बिजनेस यूज प्रूव नहीं कर पाया तो सारी की सारी IT सरकार वापस ले लेगी। तो ऐसा हुआ है। पर एक्चुअली ये सारे केसेस वो है जब आप अति करने लग जाओ। अब जैसे मैं साल में एक आईफोन खरीद रहा हूँ, एक iPad खरीद रहा हूँ, तो मैं दिखा सकता हूँ कि इट इज माय बिजनेस यूज एंड नोबडी विल आर्ग्यू फॉर दैट, बिकॉज दे नो कि फोन के लिए बिजनेस यूज प्रूव करना बहुत आसान है। एवरीबडी इज डूइंग मेजोरिटी ऑफ हिज बिजनेस थ्रू फोन, बाय फोन। सो ऑफ कोर्स आप फोन और iPad और लैपटॉप इन सब के ऊपर GST क्लेम कर सकते हो। पर अगेन यही बात है कि आप कितने बड़े स्केल पे काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अब नाटा एकेडमी ऐसे नहीं कर सकती ना कि AC खरीदे यहाँ के लिए और घर में लगा दे। कारण क्या है कि बड़ी प्रेमाइसेस के हर साल ऑडिट होते हैं, डिपार्टमेंट का आदमी इंस्पेक्शन करने आता है। पर छोटी छोटी दुकान वाले आज भी ये कर रहे हैं, पर कितना ही कर लेंगे। अब ये तो वो बात होगी कि भिखारी के पास दो ऑप्शन है, बाइक वाले से भीख मांगू कि कार वाले से मांगू, सिग्नल 30 सेकंड का है। तो बताओ किससे मांगेगा, कार वाले से। बाइक वाला चला जाएगा तो चला जाएगा, और कोई आएगा। बस वही वाली बात है कि सरकार के पास समय कम है, रिसोर्सेज कम है, और दो हाथी खड़े हुए हैं। एक हाथी है और एक चींटी है, तो ऑफकोर्स सरकार किससे टैक्स पे ध्यान देगी, हाथी पे। चींटी का जान दो। तो सरकार इतना तो इग्नोरेंट होती ही है, क्योंकि उनको पता है हर आदमी पे इतना ज्यादा एक्यूरेसी और इतना ज्यादा आप कैसे ध्यान रख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। जी मैम, अथॉरिटी है, हम पढ़ेंगे आगे जाके सब आ जाएगा। जी बताइए। हाँ, गैरेज प्रोवाइड करती चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और बताइए। बिजनेस यूज हो गया ना। इफ आई एम गिविंग फॉर एग्जाम्पल, हाँ ऑफ कोर्स पर IT कंपनी अब एक्सपोर्ट कर रही है कि इंडिया में सेल कर रही है, एक्सपोर्ट है या इंडिया में सेल है। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, वेदर दे आर एक्सपोर्टिंग देयर सर्विसेज और दे आर लाइक उनपे आगे क्या स्केल ऑफ ऑपरेशन है उनका, वो आर दे आर सेलिंग इट लोकली और दे आर एक्सपोर्टिंग देयर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। नहीं, I got your point that IT companies are providing gadgets to their employees for like work from home, and they are providing laptops for work from home. That's I got that. Now my question is, IT company is providing services in India. They are having liability of GST. So जिन कस्टमर से वो GST ले रहे हैं उससे उनकी गैजेट्स के IT सेट ऑफ कर लेंगे। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, so in case of export there is no GST liability. So in that case, government is giving cash refund of GST. Listen, listen. आई परचेज, मैंने कुछ गैजेट्स, सबको सिंपल भाषा में समझाया था मैं। मैंने गैजेट्स पे 1 लाख रुपए का GST भरा और मैं उन सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सो एक्सपोर्ट को सरकार का दामाद मानते हैं। क्या मानते हैं, दामाद जी हमारे अंगना पधारे हैं, है ना। और दामाद जी से कभी लिफाफा लिया नहीं जाता है, दामाद जी को लिफाफा, दामाद जी सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज। अरे हम दामादों को लिफाफा क्यों देते हैं, क्योंकि अपनी मुसीबत वो ले जा रहा है ना। तो ऑफ कोर्स वैसे ही सरकार की एक बहुत बड़ी मुसीबत है फॉरेन एक्सचेंज, उसको सरकार एक्सपोर्टर के थ्रू, मतलब एक्सपोर्ट्स में फॉरेन एक्सचेंज कमा रही है सरकार। तो सरकार के लिए एक्सपोर्टर्स क्या हो गए, दामाद। अब जैसे ही दामाद जी आए और दामाद जी ने बोला कि क्या हमारी सर्विसेज पे टैक्स है, सरकार ने बोला कैसी बात कर रहे हो दामाद जी, आप हमारे दामाद जी हो, आपसे टैक्स लेंगे या नहीं लेंगे। दामाद जी बोलते अरे टैक्स तो नहीं लोगे, लेकिन वो जो मैंने खरीद पे लैपटॉप पे रेबेट ले रखी, और आपने लिए क्या, खर्चा किया आपने कुछ, हाँ ये लो लिफाफा। जो आपकी रिबेट है ना वो उसको पूरा का पूरा कैश में वापस कर देंगे। बट इट इज द ओनली केस
where in GST government is giving cash refund of the ITC. This is the only case. There is one more case, but वो तो बहुत ही स्पेसिफिक है. पर एक ही मेजर केस है जहां पे सरकार आईटीसी को टैक्स से सेट ऑफ करने की जगह कैश में दे देती है, और वो है एक्सपोर्ट्स. बाकी सब केस में सरकार बोलती है आगे जाके जब टैक्स भरना हो तब तुम इस आईटीसी का यूज कर लेना. So in case of software companies, there are two alternative possibilities. If you are selling locally, आप दामाद नहीं हो सरकार के, आप लोकल सप्लाई कर रहे हो, लोकल सेल कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सपोर्टर, तो आप जो टैक्स जीएसटी भरोगे उससे आप अपने लैपटॉप्स के आईटीसी सेट ऑफ कर लो. अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, देन वी विल गिव यू द कैश रिफंड ऑफ वॉट एवर टैक्स यू हैव पेड ऑन योर लैपटॉप्स एंड वॉट एवर टैक्स यू हैव पेड ऑन योर इनपुट सर्विसेज. सब पे हम आपको टैक्स वापस कर देंगे, मतलब दिया हुआ टैक्स कैश में वापस आ जाएगा. पहले अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो जो टैक्स कस्टमर से मिलेगा उस फॉर्म में वापस आएगा. अल्टीमेटली दोनों ही केस में कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि सरकार वापस दे देगी. एनी अदर डाउट? अब एक और डाउट आ रहा है सर, आईटीसी को सेट ऑफ करने की कोई लिमिट पीरियड है? कुछ भी नहीं है. आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कई लोग होते हैं. जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ. एक दोस्त ने फैक्ट्री डाली बहुत बड़ी, 2 करोड़ की मशीन लेके आया, उसके ऊपर 40 लाख का जीएसटी है. उसने 40 लाख की जीएसटी रिबेट लेके बैठा है. अब पहले साल में 6 लाख का जीएसटी बना, उसने पूरा का पूरा क्रेडिट से सेट ऑफ कर दिया, उसको टैक्स देने नहीं पड़ा. अगले साल में 7 लाख का जीएसटी बना. भैया 40 लाख का जीएसटी जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको टैक्स कैश में देना पड़ेगा ही नहीं. तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है. जब तक आपके पास में वो असेट है और जब तक आप उसकी आईटीसी खत्म एग्जॉस्ट नहीं कर देते पूरी, तब तक आपको टैक्स कैश में भरने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट. ओके. अगर फर्म असेट परचेज करती है और बिजनेस और उनको फिर जीएसटी रिबेट मिलता है, यही तो हम बोल रहे हैं कि अगर फर्म असेट परचेज करती है तो बिजनेस पर्पस के लिए तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है. मशीन खरीद लो आप, कंप्यूटर्स खरीद लो आप, लैपटॉप खरीद लो आप. गाड़ियों पे नहीं मिलता है, गाड़ियों पे नहीं मिलता है. मशीन पे मिलता है, लैपटॉप से मिलता है, मोबाइल फोन पे मिलता है, एसी पे मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मिलता है, फर्नीचर पे मिलता है. एवरीथिंग यू आर बाइंग फॉर बिजनेस, स्टेशनरी पे मिलता है, हर चीज पे जीएसटी रिबेट मिल जाती है. पर इट शुड बी योर बिजनेस यूज, इट शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ योर बिजनेस. ओके. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन? अभय तिवारी जी, आप ये डैश 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 में क्या पूछना चाह रहे हैं? या तो कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि डैश 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 है तो भाई बोल मत, है ना. और अगर ऊपर कुछ पूछा है तो पूछ लिया ना, हो गया. अगर मैं आपके थ्रू आईपैड मंगवाऊंगा तो मुझे 66,800 देना पड़ेंगे क्या? सही बात है. मैं अपने बिजनेस के लिए ऑलरेडी आईपैड खरीदता हूं, तो मैं ऑलरेडी अपनी एक लिमिट होती है, एक जनरल रीजनेबल की कितना है. मैं आइसक्रीम वाला जैसा नहीं बनना चाहता हूं बेटा कि मैं 18 आईफोन खरीद लूं साल के, है ना. मैं साल का एक आईफोन खुद के लिए खरीदता हूं, दैट इज मोर देन इनफ. उससे ज्यादा मैं आप लोगों की भलाई नहीं कर सकता. ओके. एक और है सर, व्हीकल का जीएसटी रिबेट नहीं मिलता है, नॉट अलाउड, उसको बैन करा हुआ है, वो नहीं मिलता है. ट्रांसपोर्टर्स को मिल जाता है, ट्रांसपोर्टर्स को. अच्छा, सुजल बोल रहा है ऊपर से ले लेना. बहुत बढ़िया. तो पहले ऊपर के निकाल फिर बात करेंगे, ठीक है. निकाल पहले ऊपर की फिर बात करेंगे. चले, बहुत बढ़िया. एक काम करना, ऊपर से 12,000 रुपए दे देना, ठीक है. बहुत बढ़िया. और कुछ? और किसी को कोई सवाल है? नहीं साहब. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो एक काम करते हैं, जो एग्जाम्पल में जीएसटी का आपको भी देने वाला था, हमारा क्लास टाइम हो गया है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव यू एग्जाम्पल फॉर होम, है ना, होमवर्क. पहली बार होमवर्क दे रहा हूं मैं क्लास में आपको. और होमवर्क में क्या है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लेके आना है. देखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल. अब हुआ क्या, जीएसटी की जैसी किताब खुल गई ना, अब सब जीएसटी के सवाल पूछने लग गए. अब जीएसटी हम पढ़ेंगे तब इन सब के आंसर्स में ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगा. वो किताब बंद कर दो, वापस हम कॉस्ट में आ जाते हैं, ठीक है. चले, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख रुपी, जीएसटी रेट 18%, एंड यहां पे लिखना है प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस 40% ऑफ परचेज कॉस्ट. आपको बोला है 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है, प्रॉफिट और खर्चे मिला के आपको परचेज कॉस्ट का 40% लेना है, और जीएसटी 18% है उसके ऊपर. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक तो आपको निकालना है जीएसटी पेएबल इन कैश कितना होगा,
जीएसटी पेबल इन कैश, और दूसरा व्हाट इज द परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट क्या मानोगे। ये दो चीजें आपको निकालनी है। प्रॉफिट और एक्सपेंस का 40% ऐड कर रहे हैं परचेज कॉस्ट के अंदर, और आपको निकालना है जीएसटी पे। रेट ऑफ जीएसटी 18% है, परचेज पे भी 18 है, सेल पे भी 18 है, एक्सक्लूसिव है, ऑल ऑल एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी अलग से लेना है, जीएसटी कस्टमर अलग से लेना है, जीएसटी जुड़ा हुआ नहीं है इसमें कुछ भी। मतलब 2 लाख में जीएसटी जुड़ा हुआ नहीं है, प्लस जो मैं बेचूंगा 40% उसमें भी जीएसटी कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं, अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो ये आंसर आप कल फाइंड आउट करके आएंगे, और कल हम आगे की बात करेंगे। हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगभग खत्म कर लिया है। देन वी विल स्टार्ट विद फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड कैसे कॉस्ट निकाली जाती है। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू गाइस।